हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय में हम क्या पढ़ेंगे। पाठ के अंदर हर प्रश्नावली को कैसे हल किया जाएगा, उसमें हल किए जाने वाले कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उन टर्म्स को आप समझेंगे, उसके बाद ही आप जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है और हमको उनको वापस रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है आपको सबको पता है। बीजीय व्यंजक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं शब्द जो है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? देखिए व्यंजक क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे लिखा है 2x + 3। यहाँ पे 2x + 3 ये इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? व्यंजक। यहाँ पे बीजीय व्यंजक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बीज संख्याएं इस्तेमाल में ली गई है। बीज संख्या क्या होती है? जैसे ये x है, जैसे मैंने लिखा 2y - 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे y क्या है? बीज संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीज संख्या है, इनको हम दो शब्द यहाँ पे काम में आते हैं। एक तो होती है चर राशि, इन बीजीय व्यंजकों में ही इस्तेमाल में आती है। एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है? चर राशि होती है जैसे कि x, y, z, ABCD का कोई भी अक्षर, ABCD हम कह सकते हैं, ABCD, इस तरह से x, y, z कोई भी जो है इस तरह की राशि को बोलेंगे चर राशि। चर राशि का मतलब क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान जो है हर समीकरण में बदल जाता है, उसे बोलते हैं चर राशि। जैसे ABCD का मान या XYZ का मान हर समीकरण में उसका मान जो है अलग होता है, उसका मान फिक्स नहीं होता। और अचर राशि का मतलब है 1, 2, 3 इस तरह की गिनती का कोई भी अंक। तो इस तरह के जो अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, इनका जो मान है वो हमेशा समान होता है। जैसे किसी भी समीकरण के अंदर 2 का मान अगर लिखा, कहीं पे 2 लिखा है, तो उस 2 का मतलब हमेशा 2 ही होगा, उसका मतलब जो है वो अलग कभी नहीं होगा। तो ये तो हमने बात कर ली बीजीय व्यंजकों की, व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक के बाद में हमारा नया शब्द आता है समीकरण। इन सभी शब्दों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। समीकरण, समीकरण क्या होते हैं? समीकरण होते हैं जैसे मैंने लिखा 6z + 10 = -2। अब यहाँ पे 6z + 10 = -2, ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है समीकरण। अब देखिए समीकरण में और व्यंजक में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। व्यंजक में आपने देखा होगा 2x + 3, इसके बराबर में मैंने कुछ नहीं लिखा है, और समीकरण में मैंने बराबर में लिखा है, मैंने बराबर -2। तो समीकरण में और बीजीय व्यंजक या व्यंजक में क्या अंतर होता है कि समीकरण में बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के दोनों तरफ जो है हमने कुछ ना कुछ व्यंजक लिखे होते हैं। तो समीकरण के अंदर एक पद कहलाता है LHS यानी बायां पद, और दूसरा पद कहलाता है RHS यानी दायां पद। तो समीकरण के अंदर बायां और दायां पक्ष होता है, जबकि ये वाला पद बायां पद हो गया और बराबर के निशान के दाईं तरफ जो है वो दायां पक्ष होता है। तो समीकरण में बाएं और दायां पक्ष दोनों पाए जाते हैं, जबकि व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है, ये 2x + 3। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर। अब हम बात करते हैं व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर। अब देखिए बीजीय व्यंजक जो है, व्यंजकों में जो प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात 1 होगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा बीजीय व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात
1 होगी। क्या मतलब है इसका? यानी जो बीजीय व्यंजक हम इस पाठ में काम में लेंगे उसके अंदर जो हमारी घात होगी बीजीय व्यंजक की वो अधिकतम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 होगी। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने काम में लिया 5x + 1 बराबर 8 या कोई भी संख्या मैंने ले ली अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे जो x लिया है, x की यहाँ पे मैं ये ही लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकती 5x² 2 + 1 बराबर 8। अगर मैं ये यहाँ पर है तो ये मेरा यहाँ पे काम में नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो मुझे ये ही काम में लेना है, ये अधिकतम घात 1 वाला ही काम में लेना है, 1 से अधिक वाला मुझे यहाँ पे काम में नहीं लेना। और दूसरी बात समीकरण, अतः समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक ही प्रयोग करेंगे और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वो रेखिक होंगे। अब रेखिक व्यंजक क्या होते हैं देखिए, हमारे पाठ का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो रेखिक व्यंजक क्या होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो रेखिक व्यंजक जैसे मैंने लिखा 2x + 1, मैंने लिखा 3y + 7, 5/4 x - 4 + 10। तो यहाँ पे ये सभी जो है ये कैसे हैं? रेखिक व्यंजक है। कैसे, क्यों है ये रेखिक व्यंजक? क्योंकि इनमें x की जो घात है वो 1 है। यहाँ पे देखिए 2x, x की घात यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। 1 है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। 3y + 7, यहाँ पे y की घात कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं लिखी है y की, तो यहाँ पे घात कितनी है? 1 है। 5/4 x - 4, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये सभी जो है रेखिक व्यंजक कहलाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x² + 1, तो क्या ये रेखिक व्यंजक होगा? नहीं, ये रेखिक व्यंजक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है लिखते समय और प्रश्नों को देखते समय कि आपको जो व्यंजक दिया है उसकी अधिकतम घात जो है वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग होता है, एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या मतलब? हम पाठ का नाम पढ़ रहे हैं कि एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग होता है, एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग होता है, एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसका उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने लिखा 2x + 3 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ, 2x, यहाँ पे x जो है, x क्या है? कैसी राशि है? x चर राशि। x क्या है? चर राशि है। और ये जो प्लस में 3 लिखा है अलग से, ये 3 कैसी राशि है? 3 जो है अचर राशि है। अचर राशि क्यों है? क्योंकि इसका मान कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पे 3 अचर राशि, ये जो बराबर का निशान है इसको क्या बोलते हैं? समता का निशान। इसे बोलते हैं समता या समानता का निशान। समता का निशान। फिर
2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को कॉमनली क्या कहा जाता है? बायां पक्ष, बायां पक्ष कहते हैं इसको, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड LHS। और जो ये 7 है इसको क्या बोलते हैं? RHS या दायां पक्ष, RHS या दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये समीकरण हमने दिया है 2x प्लस 3, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे x का कुछ ना कुछ मान रखना है, और वो मान रखने से क्या होना चाहिए? बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। मान लीजिए इसी समीकरण के लिए मैं कहती हूँ कि x बराबर 2, ये मान हमें रख के देखना है, x बराबर 2। तो देखिए 2x की जगह मुझे क्या लिखना है? 2 प्लस 3 बराबर 7। अब देखिए हल करके देखते हैं कि ये हमने 2 रखा तो हमारा मान क्या आता है। हमने ये समीकरण लिया तो यहाँ पर देखिए क्या होता है हल करने पर। मैंने लिखा ये 2 दूनी, ये ब्रैकेट में है 2 के साथ, ये 2 ब्रैकेट में है तो क्या होगा? गुणा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 होगा। तो 4 प्लस 3 हो गया 7, इधर भी 7 है और इस तरफ भी 7 है, यानी बायां पक्ष जो है वो किसके बराबर आ गया? दाएं पक्ष के। इसलिए हमारा जो समीकरण का जो मान है, इसमें हमने x का जो मान रखा है 2, वो हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमारा जो उत्तर है इसमें x का मान कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये हमने बता दिया। अब देखिए एक और उदाहरण हम हल करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा पक्षांतरण। एक और उदाहरण 2x माइनस 3 बराबर 7, ये हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हल करना है, हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। ऊपर वाले उदाहरण में तो हमने x का मान आपको पहले से बता दिया कि क्या होगा, इसमें हमको x का मान खुद निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 7, तो हमको 2x का, हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान पता करना है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? x को यहाँ पे अकेला छोड़ना है बाएं भाग में, बाकी सभी संख्याओं को एक एक करके दाएं पक्ष में ले जाना है। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है? अब यहाँ होने वाला है पक्षांतरण, पक्षांतरण होने वाला है। तो पक्षांतरण होने पर क्या होगा देखना, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्लस का चिन्ह है तो पक्षांतरण होने पर वो पक्षांतरण यानी बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाना। अगर एक तरफ एक संख्या प्लस की है तो पक्षांतरण होने पर वो माइनस की हो जाएगी, और अगर कोई संख्या माइनस की है तो पक्षांतरण होने पर प्लस की हो जाएगी। जैसे इसी के अंदर हम देखते हैं -3 है तो -3 इधर जाके क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 हो जाएगा। पक्षांतरण होने पर 7 प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया 2x बराबर 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। अब देखिए अगर पक्षांतरण के इस तरफ कोई संख्या गुणा में है तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगी, और अगर कोई भाग में है तो पक्षांतरण के बाद में गुणा की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2x, x के साथ में 2 जो है वो गुणा में है, पक्षांतरण के बाद में क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा 10/2, और 10/2 को हल करते हैं तो 5 आता है। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 5। तो ये होता है पक्षांतरण। तो ये मैंने आपको पक्षांतरण समझा दिया।